हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। बीपीएससी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 67th बीपीएससी प्रीलिम्स और बिहार सीडीपीओ प्रीलिम्स के लिए इस चैनल पर एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जाएगा और ये जो टेस्ट सीरीज है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही साइंटिफिकली डिज़ाइन किया हुआ है और ये टेस्ट सीरीज मुझे विश्वास है कि आपको काफ़ी पसंद आएगा। आपको जैसा भी है, अगर आपको पसंद नहीं भी आता है तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ अगर इम्प्रूवमेंट की जो गुंजाइश होगी हम ज़रूर करेंगे उसमें। और अगर आपको पसंद आता है तब भी आप अपनी प्रतिक्रिया 2 मिनट का जो समय है आप हमारे लिए ज़रूर निकालें, सो दैट जो एजुकेटर है, जो टीम है, वो मोटिवेट हो आपको और अच्छी वीडियो बना के देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये सीरीज, क्योंकि देखिए समय कम है। समय इसलिए कम है क्योंकि 64th बीपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट है वो आ गया है। और अब जब फाइनल आ गया है और रिजल्ट जो फाइनल हो चुका है, ऐसे समय में जब स्टेट अनलॉक की ओर बढ़ रहा है तो बीपीएससी अर्थात बिहार लोक सेवा जो आयोग है वो यह चाहेगा कि उसकी जो पेंडिंग एग्ज़ाम है वह कंडक्ट करा लिया जाए। और ऐसे समय में कौन कौन से एग्ज़ाम पेंडिंग है आपको मालूम है। बिहार का सीडीपीओ प्रीलिम्स होना है और 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जुलाई में नोटिफिकेशन भी आने हैं, अक्टूबर में उसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाना है। ये सारे एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए अब जो समय है वो बहुत कम है। जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का आपके पास समय है, क्योंकि जून कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि किसी भी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले आप मेरा 2-3 वीडियो को ज़रूर फॉलो करें, खास करके टेस्ट सीरीज को। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, किसी भी निष्कर्ष पर निकलने से पहले आप मेरा 2-3 टेस्ट सीरीज को ज़रूर फॉलो करें। और उसके बाद अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप अनसब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, हमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको पसंद आता है देन आई विल रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको यह टेस्ट सीरीज कैसा लग रहा है, क्या आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए, समय कम है, स्टार्ट करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सीरीज। तो आइए देखते हैं। एक चीज़ और थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि स्पीड जो है वो स्लो है तो आप YouTube जब चला रहे होते तो आप राइट साइड टॉप कॉर्नर पर एक 3 डॉट आता है, उसमें सेटिंग में आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो स्पीड इसका बढ़ाने का है, नॉर्मल जो स्पीड है उससे 1.5 या 1 इस तरह से कर सकते हैं। जो भी स्पीड आपको लगे आप उस स्पीड में देख सकते हैं वीडियो को, जितना आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और यह सेशन अब कंटिन्यू रहेगा। सो मेरी गुजारिश है कि ज़रूर फॉलो करें इसको। बाकी आपकी इच्छा, आप कैसे तैयारी करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, कोई फोर्स नहीं है, कोई दबाव नहीं है। आप जैसे तैयारी करना चाहते हैं, आपको जिस तरह से रिजल्ट पाना है उस तरह से आप रिजल्ट लीजिए, लेकिन रिजल्ट लीजिए। तो चलिए, आपके रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ए 1 जनवरी 1934 को, बी 1 अप्रैल 1935 को, सी 1 जनवरी 1949 को, डी 1 अप्रैल 1949 को। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1935। व्याख्या की अगर हम बात करें तो ये हैं शक्तिकांत दास, जो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। तो इस तरह का भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा जाता है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं और वो जो उनका नंबर है वो कौन सा है। तो ये 25वें आरबीआई का गवर्नर हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। ओके, क्वेश्चन में था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो मैं बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और यह जो आरबीआई है भारत का केंद्रीय बैंक है। तो इतना आप इस प्रश्न से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था।
ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी कोलकाता। प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोलकाता। और इसके बाद कोलकाता से हटा करके कहाँ कर दिया गया, मुंबई कर दिया गया। तो आरबीआई का जो मुख्यालय था प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में कब किया गया था, 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया था, अर्थात स्थानांतरित कर दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय कार्यालय की अगर बात करता है तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और वहां नीतियां निर्धारित की जाती है, अर्थात जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो केंद्रीय कार्यालय में किया जाता है। तो आपको यह याद रखिए, आप ये याद रखिए कि जो आरबीआई का जो मुख्यालय था पहले कोलकाता में था और बाद में 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में ट्रांसफर कर दिया और आरबीआई के गवर्नर वहीं हेडक्वार्टर में ही बैठते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ए महात्मा गांधी, बी वल्लभ भाई पटेल, सी CR दास व मोतीलाल नेहरू, डी BR अम्बेडकर। स्वराज पार्टी का गठन जो है CR दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी CR दास व मोतीलाल नेहरू। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि CR दास कैसे दिखते थे और मोतीलाल नेहरू भी कैसे दिखते थे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम नाम तो जानते हैं बट हम ये नहीं पता होता है कि वो दिखते कैसे थे। अगर आप उनको जानिए बाय फेस, महात्मा गांधी के बारे में आप इतना कुछ जानते हैं क्योंकि आप कई बार उन्हें दिखे हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ये हमारा मानना है कि जो विजुअलाइजेशन होता है, हमारा ही नहीं ये पूरी दुनिया मानती है कि अगर आप विजुअल तरीके से आप पढ़िएगा तो जो याद करने की जो ड्यूरेशन होती है वो लंबे समय तक होती है। तो ये हैं चित्तरंजन दास और ये हैं मोतीलाल नेहरू। इन्होंने ही स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया था। तो आपको याद रखना है स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्ध के जीवन की उस घटना के बारे में बताना है जिसको महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए उनका जन्म, बी उनका गृह त्याग, सी उनका मृत्यु, डी उनका ज्ञान उपदेश। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी उनका गृह त्याग। अब आइए थोड़ा देख लेते हैं इस पर व्याख्या। अब आप इस पिक्चर में देख के थोड़ा मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा पिक्चर है जो आपको गृह त्याग का बारे में बता रहा है। आई होप अब तक पहुंच गए हैं कंक्लूजन तक। तो ये जो पिक्चर है आप देखिए, ये पिक्चर के बारे में इनकी वाइफ सोई हुई हैं और ये अपने वाइफ और बच्चे को छोड़कर अपना गृह त्याग कर रहे हैं और इसी घटना को महाविनिष्क्रमण बोला गया है। अब कुछ अन्य घटनाओं के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर ये एक जस्ट पिक्चर लिया गया है। ये है बुद्ध का उपदेश देते हुए पिक्चर और बुद्ध के प्रथम उपदेश जो था उसको क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। तो गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं, महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। और उनकी मृत्यु, ये उनकी मृत्यु की घटना है जब पूरा जो देवी समाज था वो दुखी हुआ उनकी मृत्यु पर और उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। तो ये तीनों घटनाएं आपको याद होनी चाहिए, गृह त्याग, महाविनिष्क्रमण, बुद्ध के प्रथम उपदेश, धर्म चक्र परिवर्तन और मृत्यु महापरिनिर्वाण। एक और वर्ड आता है निर्वाण। ये निर्वाण क्या है, ठीक है, महापरिनिर्वाण तो मृत्यु हो गया, निर्वाण क्या है, निर्वाण उस स्थिति को बोला जाता है जिसमें तृष्णा को छिन्न हो जाता है, अर्थात जो उस अवस्था को बोला जाता है जिसमें आपकी तृष्णा छिन्न हो जाती है, तो इस अवस्था को निर्वाण बोला जाता है। तो इतनी चीज़ें आप इस प्रश्न से याद रखिए। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। आपका जो भी स्कोर हो लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप इस टेस्ट सीरीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, 67 बीपीएससी निकालना चाहते हैं,
काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट, और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं किया है और वो स्टूडेंट 64th बीपीएससी में काफ़ी अच्छे स्कोर जो है उनका हुआ है। तो इस चीज़ों से घबराइए मत कि आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, समय अभी उतनी स्थिति ठीक नहीं है जब आप कोचिंग कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आप घर पर बैठ के अपनी तैयारी को एक अंजाम दें, तैयारी को उस लक्ष्य तक पहुंचाएं। अगला प्रश्न है, भारत सेवक मंडल अर्थात सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थोड़ा सा हम अपना स्पीड तेज करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ए चित्तरंजन दास, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लाला लाजपत राय एंड डी मदन मोहन मालवीय। भारत सेवक मंडल अर्थात सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना था वह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और वर्ष 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था, जिसका उद्देश्य था प्रचारक तैयार करना एवं संवैधानिक तरीकों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित देना था। तो इतनी बातें आपको याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। और अगर उद्देश्य पूछता है कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्टेब्लिशिंग सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो इसको उद्देश्य था प्रचारक तैयार करना एवं संवैधानिक तरीकों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ए जयप्रकाश नारायण, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार के एग्जाम के लिए। अखिल भारतीय किसान सभा के जो संस्थापक थे वे थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, और इन्होंने जो ये अखिल भारतीय किसान सभा था इनके संस्थापक अध्यक्ष थे। ये अखिल भारतीय किसान सभा का जो स्थापना हुआ था अप्रैल 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। तो ये भी याद रखिए कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो स्थापना था अप्रैल 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वहाँ किया गया था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, और ये उनका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी ने लंदन में आयोजित किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, डी किसी भी गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो कांग्रेस की ओर से वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। लंदन में आपको मालूम है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। टोटल जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में वो 3 हुआ था। कब से कब तक? 1930 से लेकर 1932 तक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को, द्वितीय हुआ था 7 सितंबर 1931 को, और तृतीय हुआ था 17 नवंबर 1932 को। यही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की ओर से जो प्रतिनिधित्व किया था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने लंदन में पार्टिसिपेट किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और वे एक चीज़ मैं बता दूं कि कांग्रेस को प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, वे अछूतों का प्रतिनिधि थे। तो आपको ध्यान में रखना है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वहीं कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ एक बार महात्मा गांधी ने 1931 में 7 सितंबर 1931 को जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इतनी बातें आपको इस गोलमेज सम्मेलन से याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 गोलमेज सम्मेलन से ही है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में के जो समय था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ए बेंजामिन डिज़रायली, बी रैमजे मैकडोनाल्ड, सी विंस्टन चर्चिल एंड डी क्लेमेंट एटली। जो तीनों गोलमेज सम्मेलन था तो आपको मालूम है 1930 से लेकर के 1932 तक चला, और इस समय तक जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे वे थे रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी। रैमजे मैकडोनाल्ड का जो कार्यकाल था 1929 से लेकर के 1935 तक था, वहाँ के प्रधानमंत्री वो थे। वहीं बेंजामिन डिज़रायली जो थे 1874 से लेकर के 1880 तक थे। और अगर विंस्टन चर्चिल की बात करें तो विंस्टन चर्चिल 1940 से लेकर के 1945 तक थे। और अगर क्लेमेंट एटली की बात करें तो क्लेमेंट एटली 1945 से लेकर 1951 तक थे।
तो आपके यहाँ याद रखना है रैमजे मैकडोनाल्ड 1929 से लेकर 1935 तक थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर 1932 तक हुआ था। तो उस समय कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए कस्तूरबा गांधी, बी एनी बेसेंट, सी सरोजिनी नायडू, डी लक्ष्मी देसाई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू में। तो मैं आपको बता दूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो वो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। और यही अगर क्वेश्चन में रहता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो वो आंसर हो जाता हमारा सरोजिनी नायडू। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा था प्रथम महिला अध्यक्ष, तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी एनी बेसेंट। आइए देख लेते हैं एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू को। ये हैं सरोजिनी नायडू और ये हैं एनी बेसेंट। दोनों का पिक्चर देख लीजिए। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस का और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी और वह 1925 के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्षता किया था। तो इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफर क्या था? ए एक दानशाला, बी एक खैराती अस्पताल, सी एक पुस्तकालय, डी तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। दार उल जो सफर था वो एक खैराती अस्पताल था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ए बी आर अम्बेडकर, बी बी जी गोखले, सी एम के गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। भारतीय हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना था वह 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। और भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1932। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? आपके पास ऑप्शन है ए गुरु नानक, बी गुरु रामदास, सी गुरु अमरदास, डी गुरु अंगद। गुरुमुखी जो है गुरु अंगद अर्थात सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुरु अंगद। ये हैं सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद। और गुरुमुखी पंजाबी शब्द गुरामुखी से बना है जिसका अर्थ होता है गुरु के मुख से, अर्थात तो वैसा शब्द जो गुरु के मुख से निकला हुआ है। और गुरुमुखी लिपि का विकास सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद के द्वारा 16वीं शताब्दी में गुरु ग्रंथ साहब लिखने के लिए प्रयोग किया गया था। तो इतनी बातें आपको इस प्रश्न से जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय कहाँ है? अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 13 है ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जेनेवा स्विट्जरलैंड। अब थोड़ा हम देख लेते हैं डिटेल में WHO के बारे में। आपको मैं बता दूं कि WHO जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और यह एक यूनाइटेड नेशन जो UN का एक स्पेशलाइज एजेंसी है। वर्तमान में इसके 194 सदस्य हैं और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय आपने देखा ही जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। WHO से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम होता है पूरे विश्व में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को सुलझाना और उस पर काम करना, रिसर्च करना। यह यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज यूनिट है और इसमें 194 सदस्य हैं। वर्तमान में 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। इतनी बातें आप याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है पीली क्रांति का संबंध किससे है? ए कृषि उत्पादन, बी तिलहन उत्पादन, सी मछली उत्पादन, डी दलहन उत्पादन। पीली क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन उत्पादन से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन। अब यहाँ कुछ अन्य क्रांतियों की चर्चा कर लेते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। वहीं लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर और मीट उत्पादन से। टमाटर भी और मीट उत्पादन से अर्थात मांस उत्पादन से। वहीं नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन अर्थात मत्स्य उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन। और काली क्रांति का संबंध किससे है? अर्थात कृष्ण क्रांति कभी कभी दिख जाएगा। तो इसका संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से।
और अमृत क्रांति अगर रहेगा तो अमृत क्रांति है नदी जोड़ो परियोजनाएं से, ठीक है। और सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति है फल उत्पादन से। और बादामी क्रांति अगर रहे तो मसाला उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति रहे पिंक रिवॉल्यूशन तो झींगा मछली के उत्पादन से। तो इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मीट उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, कृष्ण अर्थात काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। और अगर भूरी क्रांति रहे तो उर्वरक उत्पादन। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, नीति आयोग की जो स्थापना है वह 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 जनवरी 2015। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं आपको कि नीति आयोग की जो स्थापना था योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। अर्थात इसकी जो स्थापना था मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत किया गया था। तो सबसे पहले तो यह जानना है कि नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ओके, प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है। पहले तो नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। दूसरी चीज़ कब हुआ था ये आपको मालूम चल गया, 1 जनवरी 2015 को। किस तरह से हुआ था? मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। तीसरी चीज़ जो आपकी जाननी है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। जिस तरह से योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसी तरह से नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बन गए? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रथम व्यक्ति बने जो नीति आयोग के अध्यक्ष बने, ठीक है। तो इतनी बातें आपको अभी याद रखनी है इस प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 16, आंतरिक व्यापार अर्थात इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध में से किससे है? ए करारोपण से, बी घुड़दौड़ से, सी सार्वजनिक खर्च से, डी शेयर बाजार से। आंतरिक व्यापार या इनसाइडर ट्रेडिंग का जो संबंध है वो शेयर मार्केट से है। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में शेयर मार्केट को गैर कानूनी समझा जाता है। और जो इनसाइडर ट्रेडिंग होता है वो बेसिकली होता क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं ना, या कोई उसका संबंधित व्यक्ति होता है, वो आंतरिक सूचनाओं का उपयोग करके शेयर ट्रेडिंग में अनुचित लाभ पाते हैं, ठीक है। उनको मालूम होता है कि शेयर कब घटने वाला होता है, कब बढ़ने वाला होता है, और उसी तरह से वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। और इसका संबंध किससे है? शेयर बाजार से, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है और भारत में यह अवैध है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संसद के घटक हैं कौन कौन से? अगर पार्लियामेंट अर्थात संसद जब भी आपके दिमाग में आए तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी हैं। आपके पास आप पहले ऑप्शन देख लेते हैं। केवल लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा, राष्ट्रपति लोकसभा मंत्रिपरिषद, लोकसभा राज्यसभा मंत्रिपरिषद। तो मैं आपको बता रहा था कि पार्लियामेंट जब भी आए तो आपको याद रखना है, ठीक है। PLR अर्थात प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा। पार्लियामेंट में कौन कौन है? प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा। और तीनों के बनने से क्या बनता है? पार्लियामेंट। अर्थात तीनों का जो कंपोजिशन होता है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? संसद बनाते हैं। इसके बारे में आप देख लीजिए संविधान के अनुच्छेद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी हुई है। तो जो संसद है, जो संविधान का अनुच्छेद है वो कौन सा है? 79 कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा संसद बनाते हैं। अर्थात पार्लियामेंट जब वर्ड आएगा आपको तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 करता है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द कब जोड़े गए थे? ए 39वें संविधान संशोधन के द्वारा, बी 40वें संविधान संशोधन के द्वारा, सी 41वें संविधान संशोधन के द्वारा, डी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को डील करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको प्रस्तावना याद होना चाहिए। अगर आप पीसीएस का स्टूडेंट है, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रस्तावना आपको याद होना चाहिए। क्या है प्रस्तावना?
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इतनी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अर्थात We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic। तो आप इस तरह से अगर आपको याद रहता है तो आपको मालूम चल जाएगा किसी तरह से क्वेश्चन जो पूछेगा यहाँ से प्रस्तावना से हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, तो इसको आप कंठस्थ याद कीजिएगा। जब भी कभी कोई पूछे तो प्रस्तावना आपको होना चाहिए जिह्वा पर। तो मैं बता दूं इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। आपके पास ऑप्शन है ए अनुच्छेद 156, बी अनुच्छेद 169, सी अनुच्छेद 170, डी अनुच्छेद 172। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169। थोड़ा डिटेल में इस प्रश्न को चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किसी राज्य के विधानसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर संसद विधि के द्वारा राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति कर सकता है। अर्थात इन लेमन लैंग्वेज, अगर कोई राज्य को विधान परिषद की आवश्यकता है या उसको हटाने की आवश्यकता है, या तो लाना है या हटाना है। मान लेते हैं जिस राज्य में विधान परिषद है उसको अब भंग करना है, खत्म करना है, नहीं रखना चाहता है तब भी कर सकता है, या नहीं है वहाँ लाना चाहता है तब भी कर सकता है। 169 के अनुसार उसको क्या करना है, विधान परिषद में 2/3 बहुमत से संसद को ये बताएगा कि भाई हमें विधान परिषद चाहिए या नहीं चाहिए। अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि उसको विधान परिषद चाहिए, तो संसद अब इसको विधि के द्वारा यह कानून बना देगा और उसका स्थापना कर सकता है। मैं बता दूं कि थोड़ा सा मैप दिखा देता हूं आपको। वर्तमान में मात्र 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद हैं, और वो राज्य कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। सो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका, ये 6 राज्य हैं जहां पर आपको विधान परिषद है। ठीक है, तो अब हाल ही में वेस्ट बंगाल भी किया है, और ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने यह प्रस्ताव पारित किया है कि विधान परिषद होना है। लेकिन आंध्र प्रदेश भी एक उसी में से एक है जिसने यह प्रस्ताव पारित किया है कि विधान परिषद की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बिहार से हैं, तो बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि बिहार विधानसभा में कितने सीट हैं और विधान परिषद में कितनी सीट। अभी हाल ही में विधानसभा का इलेक्शन हुआ था तो आपको मालूम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान कैसा है। ए कठोर है, बी लचीला है, सी न तो कठोर है न लचीला है, डी अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान जो है वो कठोर और लचीला का मिश्रण माना जाता है। तो यह जो है क्या हो जाएगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला क्यों है, क्योंकि इसमें कई ऐसे उपबंध हैं जो साधारण बहुमत से ही लागू कर दिए जाते हैं, जबकि कई ऐसे उपबंध हैं जिसको संविधान के अनुच्छेद 368 अर्थात जो संविधान संशोधन का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368, उसके तहत विशेष उपबंध की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए इसको अंशतः कठोर और अंशतः लचीला बोला जाता है। अर्थात जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्शियली अर्थात अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी। ए अशोक मेहता समिति, बी एल एम सिंघवी समिति, सी बलवंत राय मेहता समिति, डी सरकारिया समिति।
त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जो स्थापना है उसकी अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति को द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 22 है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान अर्थात CFTRI कहाँ स्थित है? ए बंगलुरु में, बी मैसूर में, सी चेन्नई में, डी हैदराबाद में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप देखिए यहाँ पर पिक्चर में, सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? मैसूर में है। कहाँ है? मैसूर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मैसूर में। ये भी कर्नाटका में ही है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न देशों में से किसे झीलों का बाटका कहा जाता है? ए पोलैंड को, बी फिनलैंड को, सी नीदरलैंड को, डी स्विट्जरलैंड को। झीलों का बाटका फिनलैंड को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फिनलैंड को। और मैं बता दूं कि यहाँ पर लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा झील है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 24 है, सुएज नहर इनमें से किसको जोड़ता है? काफ़ी न्यूज में रहा था सुएज नहर, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसको पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। ए कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर, बी भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, डी लाल सागर और भूमध्य सागर, सी लाल सागर और भूमध्य सागर, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए सुएज नहर जो है वो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है, अर्थात लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल सागर और भूमध्य सागर। आइए इसको देखते हैं मैप पे। ये है सुएज कैनाल और ये है रेड सी और ये है मेडिटेरेनियन सी, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो सुएज कैनाल कर रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सुएज कैनाल किसको जोड़ रहा है? रेड सी और मेडिटेरेनियन सी अर्थात लाल सागर और भूमध्य सागर को। क्वेश्चन नंबर 25, जूट उत्पादन की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्या है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। देखिए जूट उत्पादन की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान आता है, वहीं बिहार का दूसरा स्थान आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा। जो किशनगंज और पूर्णिया वाला इलाका है वहाँ पर जूट का उत्पादन होता है, और जो वैसे जो डिस्ट्रिक्ट जो बंगाल से सटे हुए हैं उन सारे में जूट का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 26, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? ए 1998 में, बी 1999 में, सी 2000 में, डी 2001 में। देखिए झारखंड जो है, अब झारखंड की अगर हम बनावट की बात करें तो झारखंड वर्ष 2000 में अर्थात 15 नवंबर 2000 को बिहार का दक्षिणी हिस्सा काट करके झारखंड बनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 2000 को। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? अब पॉपुलेशन और जनगणना से, सेंसस से हमेशा एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो आपके पास जो ऑप्शन है उसके अनुसार जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? अगर सिर्फ राज्य की बात करता है, यहाँ राज्य है, तो राज्य में क्या है? बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और इसकी कितना है? 1106 है। ठीक है, कितना है? 1106। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को पूछता, सिर्फ ये पूछता कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो क्वेश्चन चेंज हो जाता। वहाँ केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों आ जाता। तो केंद्र शासित प्रदेशों में और राज्यों की अगर हम बात करें तो उसमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, 11,297 स्क्वायर जो है, अर्थात 11,297 पर स्क्वायर किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व किसको बोलते हैं? आपको मालूम होगा, डेफिनेशन तो मालूम ही होना चाहिए। पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, बस याद रखिए पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर जो होता है वो डेंसिटी होता है। ठीक है, और जो इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है? 382 है। ओके, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। और सबसे जो लोएस्ट डेंसिटी है वो किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है, और वो कितना है? 17 है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 28, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? ए सल्फर डाइऑक्साइड को, बी क्लोरीन को, सी फ्लोरीन को, डी कार्बन डाइऑक्साइड को।
पीने को पानी अर्थात पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य ठंडा या गर्म या दर्द इनमें से किसके कारण महसूस कर पाता है? ए सेरिब्रम, बी थैलमस, सी हाइपोथैलमस, डी सेरिबेलम। कोई भी व्यक्ति ठंडा, गर्म या दर्द, किसी व्यक्ति को ठंडा लगना या किसी को गर्मी लगना या दर्द महसूस होना थैलमस के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी थैलमस। आइए दिखाते हैं आपको थैलमस कहाँ पर है। आप ये देख रहे होंगे दो पिक्चर। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये जो पोर्शन है ये क्या है? थैलमस है। ठीक है, ये इस पिक्चर को थोड़ा समय दीजिएगा और देखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पिक्चर है ये। इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो आपको मालूम है कि थैलमस का जो कार्य होता है वो क्या होता है? ठंडा या दर्द या गर्म पचाने का काम करता है कौन? थैलमस। वहीं एक हाइपोथैलमस भी आता है। तो हाइपोथैलमस क्या करता है? हाइपोथैलमस क्या करता है, जो ये जो ग्लैंड है उससे क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को प्यास लगना या प्यार महसूस होना या घृणा करना किसी से या भूख लगना, ये सब किसका काम है? हाइपोथैलमस का काम है। और अगर क्वेश्चन में रहता कि सबसे बड़ा जो ग्लैंड है, वो चलिए क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे जब वो प्रश्न आएगा। और एक चीज़ यहाँ पर और आप देख रहे होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। तो हम क्वेश्चन की ओर स्टिक करते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। मनुष्य ठंडा, गर्म या दर्द इनमें से किसके कारण महसूस कर पाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी थैलमस। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो क्या होती है? ए पीयूष ग्रंथि, बी पिनियल ग्लैंड, सी थायराइड ग्लैंड, डी यकृत। मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो पिनियल ग्लैंड होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी पिनियल ग्लैंड। अब ये पिनियल ग्लैंड कहाँ पर है, आइए देख लेते हैं। ये देखिए पिनियल ग्लैंड। एक्चुअली पिनियल ग्लैंड जो होता है यह क्या होता है? यह ग्रंथि सेरोटिन व्युत्पन्न मेलाटोनिन को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? मेलाटोनिन को उत्पन्न करता है, जो कि किसी व्यक्ति को जागने सोने का जो उसका पैटर्न है उसको प्रदर्शित करता है एवं उसकी जो मौसमी गतिविधियां है उसको भी रेगुलेट करता है। और मेलाटोनिन वह हार्मोन है जो इन सभी को रेगुलेट करता है। और इसकी जो उपस्थिति होती है अर्थात लोकेशन होता है वो मिडिल ऑफ द ह्यूमन ब्रेन होता है। और मिडिल ऑफ द ह्यूमन ब्रेन को क्या बोलते हैं? एपिथैलेमस बोलते हैं। आइए लोकेशन देखते हैं पिनियल ग्लैंड के। यहाँ देखिए ये पिनियल ग्लैंड के बारे में ही बोल रहा है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो किसी व्यक्ति को सोना है, जागना है, क्या करना है। और इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, इंटरनल क्लॉक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बॉडी का इंटरनल क्लॉक बोला जाता है। अर्थात ये पिनियल ग्लैंड ही हैं जो आपको कभी कभी अचानक आप उठ जाते हैं, सोने का आपको पैटर्न जो है, कब सोएगा वो व्यक्ति, 4 बजे सोएगा, 3 बजे सोएगा, 2 बजे सोता है, ये जो पैटर्न डिसाइड करता है वो कौन करता है? मेलाटोनिन करता है। ठीक है, तो मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो पिनियल ग्लैंड में उत्पन्न होता है, सेक्रेशन होता है। सेरोटोनिन डेराइव्ड मेलाटोनिन को पैदा करता है ये पिनियल ग्लैंड। और यह जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लीवर। ठीक है, कौन सा है? लीवर। सो यहाँ प्रश्न था आपका सबसे छोटा ग्रंथि का नाम, तो पिनियल ग्लैंड, और सबसे बड़ा रहता तो लीवर हो जाता। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या था? ऑप्शन बी पिनियल ग्लैंड। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और अपना कमेंट मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।